तो अभी तक हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी समझ लिया, और फिर उसके बाद फिर हमने समझ लिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो अगर मैं ये दो थ्योरी पढ़ चुका, ये दो लॉ पढ़ चुका, तो इसका मतलब मैं एलिजिबल हूँ कि अब मैं तुम्हें मतलब क्या कहते हैं डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी बता सकता हूँ। तो देखो एटॉमिक थ्योरी से पहले समझो समझो कि डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी क्यों। तो डॉल्टन ने सबसे पहले मैटर को कैटेगराइज करना सिखाया, मतलब कि मैटर को समझाया, मैटर को बताया कि मैटर एक्चुअली होता क्या है। तो उसने ये बोला कि आसपास तुम जितनी भी चीजें देख रहे हो वो सारी मैटर हो रखी हैं, और अगर आप उसको डिवाइड करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, उसको तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तो आपको लास्ट में एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं कि एक पार्टिकल मिलेगा आपको, मतलब एक ऐसी चीज मिलेगी जो फर्दर आपकी डिवाइड नहीं हो सकती, जिसको आप क्या बोलोगे, इनडिविजिबल बोल दोगे। और उस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, एटम बोल सकता हूँ। तो इसके हिसाब से उन्होंने कुछ अपने एजम्पशन दिए कि यार मतलब कि ये जो तुम्हारा एटम होता है ना, वो तुम्हारा मतलब क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जितने भी मैटर है सब के सब तुम्हारे एक एटम से मिलकर बन रखे हैं, जो कि आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ना तो आप इस एटम को मतलब क्या कहते हैं क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये भी चीज बोला। भैया ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है, ये तो लॉ ऑफ मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है। तो अभी इसी चीज को प्रूफ भी करके दिखाएगा ये तुम्हारा डॉल्टन, है ना। तो उस चीजों भी देखेंगे। फिर उसने ये बोला कि हमारे आसपास जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि आपके वो हो रखे हैं, एलिमेंट हो रखे हैं, उन सभी के अलग अलग एटम हो रखे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि मैं 118 एलिमेंट में अगर मैं बात कर देता हूँ हाइड्रोजन का जो एटम है, तो वही हाइड्रोजन का एटम आपका सेम ऑक्सीजन के एटम में पाया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। 118 एलिमेंट में जो भी अलग अलग एलिमेंट है उनके एकदम अलग अलग एटम पाए जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन का अलग एटम होगा, ऑक्सीजन का अलग एटम होगा, तुम्हारा नियॉन का अलग एटम होगा, तुम्हारा हाइड्रोजन का अलग एटम होगा। तो मतलब हर एक एलिमेंट का आपका अलग अलग एटम पाया जाएगा, मतलब कि ये इस तरीके से होंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया, है ना। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना, अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे घर में जो ऑक्सीजन पाई दे रही है, तो वो जो एटम होगा वो एकदम सिमिलर ही होगा जो तुम्हारे घर में भी पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि मैटर मैटर में जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाए जा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट मास के पाए जा रहे हो, कि हाइड्रोजन का मास डिफरेंट होगा ऑक्सीजन के मास से। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि साइज भी डिफरेंट हो सकता है, अगर मास डिफरेंट है तो साइज भी अलग अलग, एलिमेंट के अलग अलग एटम के डिफरेंट हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है कि हाँ भैया हाइड्रोजन फ्लेमेबल होता है, ऑक्सीजन फ्लेमेबल नहीं होता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जिस चीज से तुम्हारा जो भी एलिमेंट से जो भी चीज मेरे घर में बना होगा वही चीज तुम्हारे घर में भी बना होगा, बस ये होगा कि मतलब क्या कहते हैं कि आपको थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है ये। तो पहले मेरे को इतना बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि हाँ ये कहीं ना कहीं ये वही वाली बात बता रहा है कि हाँ भैया आपका जो कंपाउंड होता है वो आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होता है, मतलब कि आपका सेम एलिमेंट आपकी जगह भी पाया जाएगा, मेरे जगह भी पाया जाएगा, और सेम सेम मास में ही पाया जाएगा ये। लेकिन बस ये हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, अगर जैसे मान लो कि मैं वाटर लिखता हूँ, तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो ऑक्सीजन से डिफरेंट होगा, बाय मास, बाय मतलब साइज, और बाय तुम्हारा मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है, इतना आ गया, आ गया। आ गया ना। तो ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पोस्टुलेट थे, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये तुम्हारे एजम्पशन थे डॉल्टन के, जो उन्होंने मैटर को एटम को कैटेगराइज और बताने की कोशिश की है। और इसी पोस्टुलेट के थ्रू उन्होंने मतलब क्या कहते हैं ये जो तुम्हारे दो लॉ थे, दो लॉ को भी समझाया कि कैसे तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एकदम बराबर है, जो तुम्हारे लेवेसियर्स ने दिया, और जो तुम्हारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो तुम्हारे प्राउस्ट ने दिया। तो अभी इसको देखेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसा ये एक्चुअली में हुआ। तो तब ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए कि हाँ अगर एटम बराबर हो रखे हैं, हर जगह एटम सेम हो रखे हैं, मेरे यहाँ भी जो एटम है वो तुम्हारे यहाँ भी एटम हो रखे हैं, केमिकल रिएक्शन में हर जगह सेम हो रखे हैं, तो फिर आपका मास भी कहीं ना कहीं डिफरेंट नहीं होगा, वो भी सेम ही होने वाला है ये। तो आओ पहले दिखाता हूँ मैं तुमको, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो देखो ये याद रखो, ये तुम्हारी डल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो गई। इसने बोला कि जितने भी मैटर है सब के सब एकदम टाइनी इंडिविजुअल मैटर से बनकर, पार्टिकल से मिलकर बने हुए, जिसको मैं एटम बोलता हूँ।
और उसके हिसाब से कुछ पोस्टुलेट दिया, जैसे ये कि जैसे मान लो कि मैं सॉलिड को बोलता हूँ, तो सॉलिड के जो एटम्स होंगे वो इसमें, जैसे फ्लोर का ये जो एटम है, जैसे मान लो कि आटा है, तो इसका एटम एकदम अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लो कि मैं इसको दिखा देता हूँ, ये जैसे तुम्हारा वाटर हो गया, तो वाटर के जो तुम्हारे एटम दिखाई देंगे वो थोड़े से डिफरेंट दिखाई देंगे, एकदम अलग दिखाई देंगे। और अगर मान लो कि मैं इसको एयर को दिखा देता हूँ, तो एयर के जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जो वो दिख रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे पार्टी एटम्स दिख रहे हैं वो एकदम अलग दिख रहे हैं। इवन ये इतने ज्यादा अलग हो रखे हैं कि हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं इनका मास भी डिफरेंट हो, इनका मतलब क्या कहते हैं अलग डिफरेंट हो। जैसे मान लो कि सॉलिड में मैंने बोल दिया कि इसके अंदर तुम्हारा ये क्लोरीन मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा सोडियम था, तो सोडियम था, तो भैया सोडियम का मास, सोडियम के एटम का मास भी डिफरेंट होगा, उसका मतलब क्या कहते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं उसका शेप भी डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मान लो कि वाटर की बात कर देते हो, तो भैया वाटर में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, तो उसके हिसाब से उसके अलग एटम होंगे, उनकी अलग प्रॉपर्टी होगी। तो उसने क्या बोला कि सारे के सारे मैटर मतलब क्या कहते हैं आपके आपके स्मॉल स्मॉल एटम से मिलकर बन रखे हैं, और आप इनको फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते, ना तो आप इनको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, मतलब कि हर एक एलिमेंट का हर एक अलग एटम पाया जाएगा, और ये आपस में आइडेंटिकल होंगे, मतलब कि सेम दिखाई देंगे, इनका सेम मास होगा, सेम साइज होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अगर मेरे यहाँ जो वाटर है, अगर उसका जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम है, तो जैसा मेरे यहाँ पाया जा रहा है वैसा तुम्हारे यहाँ भी पाया जा रहा है। लेकिन तुम्हारे जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो रखे हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मास होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज होंगे। मतलब कि ऑक्सीजन का जो तुम्हारा मास है वो एकदम डिफरेंट होगा तुम्हारा हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का जो तुम्हारा साइज है वो एकदम डिफरेंट होगा तुम्हारा हाइड्रोजन के, केमिकल प्रॉपर्टीज जो तुम्हारे हाइड्रोजन की वो तुम्हारे ऑक्सीजन से एकदम डिफरेंट होगी। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ मेरे घर में जो हाइड्रोजन पाया जा रहा है और जो तुम्हारे घर में हाइड्रोजन पाया जा रहा है, दोनों के दोनों तुम्हारे क्या होने वाले, सेम ही होने वाले, मतलब उन दोनों की मतलब की प्रॉपर्टी सेम साइज होगा, सेम मास होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। ये मतलब कि गिवन कंपाउंड में आपके जो नंबर ऑफ एटम और जो आपके मतलब क्या कहते हैं कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो उसका मास है, वो सेम ही होने वाला है, उसमें कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। ये चीज है। तो मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने बताया अभी? इसी इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। आ गया ना? तो डॉल्टन ने पहली बार मतलब क्या कहते हैं इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को इसी के थ्रू, अपने पोस्टुलेट के थ्रू समझाने की कोशिश की, और इनके थ्रू मतलब इन्होंने दो मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी डेराइव कर पाए, कि मतलब हाँ, कि एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जो तुम्हारे लेवेसियर ने बोला। लेकिन तुम्हारे लेवेसियर ने तुम्हारा मास के बारे में बोला था कि हाँ, जो आपका मास है केमिकल रिएक्शन में, जो आपका रिएक्टेंट साइड में जो मास है और जो आपका प्रोडक्ट साइड में मास है, वो आपका हमेशा मतलब क्या कहते हैं सेम होने वाला है। अगर यहाँ भी आपने 50 ग्राम इस्तेमाल किया था, मतलब जो भी, तो आपका जो प्रोडक्ट बना होगा वो भी आपका 50 ग्राम में इस्तेमाल किया होगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसको काम करो, आप क्लोज कंटेनर में चेक करो, आप बड़े आराम से चेक कर लोगे। तो बस इसी को तुम्हारे डॉल्टन ने क्या बोल दिया कि एटम जो होता है ना तो आपका ना इधर क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, अब इसके बारे में बाद में पता चलेगा, ठीक है? तो जैसे इसको देखो, यही कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप उसको डिकम्पोज करोगे 100 ग्राम को, तो आपको मालूम है कि भैया जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपका 56 ग्राम बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो आपका 44 ग्राम बनेगा। ये, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो प्रोडक्ट साइड में भी 100 ग्राम बनेगा, जो आपका रिएक्टेंट साइड में है ना? तो अभी अगर मैं इसको दिखाऊंगा तुमको, तो कैल्शियम कार्बोनेट में जितने भी एटम पाए जा रहे होंगे उतने एटम तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में पाए जा रहे होंगे। इसी वजह से दोनों के मास सेम हो जाते हैं, तो दोनों का वेट भी इक्वल आ जाता है। और इसी के साथ साथ तुम्हारे डॉल्टन ने तुम्हारे ये वाली थ्योरी को भी प्रूव किया कि हाँ, तुम्हारा जो एटम, जो एलिमेंट होते हैं किसी भी एटम के, वो एकदम फिक्स्ड मास के होते हैं, फिक्स नंबर के होते हैं। अगर उन्हें कंपाउंड ऐसा फिक्स चाहिए, मतलब कि अगर H2O मुझे भी चाहिए, तो तुम्हारे पास भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, मेरे पास भी 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, और जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के पास मेरे पास मास है, उतना भी तुम्हारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के पास उतना ही मास होना चाहिए। क्योंकि अगर डिफरेंट होगा तो ना तो तुम्हारा वो सेम मतलब क्या कहते हैं कंपाउंड बनेगा जो मेरे पास हो रखा है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे। आगे। आ गया? देखो अभी अभी जो दो है ना, दो पोस्टुलेट है, इन दो पोस्टुलेट को बहुत अच्छे से तुम समझ जाओ, किसी दिक्कत मत लो। आ जाओ, यश इसका आंसर बताओ बेटा। Uh, what is the name of the theory that proposes all matter is made up of very tiny invisible particles atoms? भैया ऑप्शन सी। डॉल्टन न्यूटन, वेरी गुड। आ जाओ, इसका आंसर बता दो।
चलो कोई भी बता दे, तुम तीनों में से कोई भी बता दे, मुझे बताओ। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी कब दी थी? ये तुम्हारे 1808 में दी थी। इतना। 1808। हाँ 1808 में, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आओ अब इसका आंसर बता दो, अभिषेक इसका आंसर बताओ। एक मिनट, मुझे शोइंग। बताओ। हाँ, आ किसी भी गया। केमिकल रिएक्शन में एटम का क्या फेट होता है, उसके साथ क्या होगा? वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मतलब एक क्रिएट हो जाएगा लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो मतलब क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा। मुझे बताओ सी। फेट मतलब क्या होता है, उसकी किस्मत। कि मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम की क्या किस्मत हो सकती है, क्या हो सकता है उसके साथ, ये। वेरी सी। गुड। सी। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Regarding a pure element, what is stated about its atom? हम्म। मान लो तुम्हारे पास एक प्योर एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये उसका जो ऑप्शन है। एटम होगा, तो उसका एटम होगा क्या होगा? सेम आइडेंटिकल मास का होगा, साइज का होगा, केमिकल प्रॉपर्टी का। हाँ जी। है ना, जो मेरे पास ऑक्सीजन का है वो तुम्हारे पास भी ऑक्सीजन का होगा, ये हो गया। आ जाओ, यश बेटा इसका आंसर बताओ। जब भी तुम्हारे एक दो मतलब एक से ज्यादा जब भी तुम्हारे एलिमेंट मिलके बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि मैं इसको बोल देता हूँ ये तुम्हारा हाइड्रोजन है ना, तुम इसको क्या बोलते हो? कि भैया ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है। लेकिन अगर मान लो कि मैं कह देता हूँ कि अब ये क्या है, तो तुम उसको हाइड्रोजन का एलिमेंट नहीं बोलते हो, तुम उसको क्या बोल देते हो? तुम उसको। भैया ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन नहीं, इसको क्या बोलोगे, इसको तुम बोलते हो मॉलिक्यूल बोलते हो, याद रख लेना। मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है? तुम्हारा। अच्छा, ऑप्शन सी। है ना, ये हो गया तो मतलब कि एटम है ना, तुम्हारा ऐसा हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने HCl बोल दिया। तो ये क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, एक एलिमेंट क्लोरीन हो गया। तो अगर मान लो कि सेम एलिमेंट है तो तुम्हारा मॉलिक्यूल बना देंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है तो तुम्हारा क्या बना देंगे, वो तुम्हारा कंपाउंड बना देंगे। तो अभी तुम्हारा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तुम उसकी दिक्कत मत लो। अगला टॉपिक यही है कि पहले तुम जानो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तब उसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों ने स्टार्टिंग में ही इतना एटम और मॉलिक्यूल बोल देते थे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बाद में सब समझ में आ जाएगा। आ जाओ, इसका आंसर बता दो, अभिषेक। According to the text, how do atoms of different element differ? See, they differ in mass, है ना, size, and chemical वेरी properties. गुड। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, 118 एलिमेंट जितने भी हो रखे हैं, उन सभी के एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट मास के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के होंगे। लेकिन अगर मैं सेम एलिमेंट मैं अपने घर में चेक करूंगा, तुम्हारे घर में चेक करूंगा, सबके मास सेम होंगे, सबके साइज सेम होंगे, सबके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। The formation of a compound from atoms of different elements is characterized by them combining in what manner? In the ratio that is specific to the reaction condition. नहीं। अरे भाई होल नंबर में, मतलब कि जैसे H2O लिख रहा हूँ, है ना, ये हो गया। CO2 लिख रहा हूँ तो ये तुम्हारा होल नंबर पे आ जाता है, बस बात ये है। एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, ये चीज है। चलो कोई बात नहीं, तुम इसको नहीं समझोगे अभी। चलो इसका इसका ये वाला आंसर बताओ, ये वाला। मैं हाँ तुम्हें बताओ। मुझे बताओ कि जो तुम्हारा लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में, जो कि बताता है कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये कौन सा इसमें लॉ हो सकता है? वो तुम्हारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? ये ऑप्शन बी। हाँ बी है ना। तो जो डॉल्टन ने ये बोला ना कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये बेसिकली तुम्हारे लॉ ऑफ कॉम्बिने केमिकल कॉम्बिनेशन को इस वाले पार्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ना तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को आप क्रिएट कर सकते हो, ना तो मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्योंकि जब आप एटम को क्रिएट ही नहीं कर पाओगे तो मास भी कैसे क्रिएट कर पाओगे? ना जब आप एटम को डिस्ट्रॉय कर पाओगे तो आप मास भी नहीं घटा सकते हो। तो जब दोनों एटम इक्वली हो गए तो फिर आपके मास भी इक्वल हो जाएंगे। तो अभी मैं इस चीज को प्रूफ कराऊंगा, उसकी दिक्कत मत लो। आ जाओ, इसका आंसर बताओ यश। नहीं है। तुम बताओ। Which scientist is created Credited with with providing the law of conservation of mass which influenced the Dalton theory. B. Anthony. एंटोनियो लेवेसियर, चलो वेरी गुड। आप इसका आंसर बताओ। The postulate that the element consists of atoms having fixed mass
and that the number of kind of atoms in a given compound is fixed came from which law? हम्म ये ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। अच्छा अब सुनो, मैं तुमको बताता हूँ एक चीज, अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हाँ जो तुम्हारा मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो तुम्हारा कैसे एकदम प्रूविंग एकदम सही हो रखा है। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि डॉल्टन ने क्या बोला कि एटम को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चलो आओ एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, कौन सी, वही तुम्हारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाली। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी थी तुम्हारी, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप उसको हीट देते हो, हीट दोगे तो क्या होगा, वो आपका डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और आपका किस में टूट जाएगा, आपका CO2 में टूट जाएगा। तो अच्छा अगर ध्यान दो आप रिएक्टेंट में, सबसे पहले रिएक्टेंट में चेक करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट में तुम्हारे कितने एलिमेंट है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे को बता दो कितने एलिमेंट है। भैया पूरे के। हाँ इस पूरे ये तुम्हारा क्या ये कंपाउंड हो रखा है ना। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड में टोटल कितने एलिमेंट है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच, छह, सात, आठ है, कितने हो रखे हैं दो। रिएक्टेंट। दो नहीं है, तुम बताओ। या तीन हो चार। रखे हैं, तीन हो रखे हैं। पहला कौन सा हो रखा है आपका, कैल्शियम, है ना, ये पूरा कैल्शियम है। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका कार्बन हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि कैल्शियम मतलब सी होता है, कार्बन मतलब सी होता है, ऑक्सीजन मतलब वो होता है। मतलब कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है जिसको मैं बोलता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ के एलिमेंट मिल रखे हैं वो आपका कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन हो रखा है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया, हाँ भैया। हाँ आ गया। भैया। अब मुझे तो कैल्शियम के जो रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड है उसमें कितने उसके एटम है, एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है, चार एटम, कितने एटम है, एक। एक एटम है। वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को तो कार्बन में कितने एटम है, कार्बन में भी एक है। कार्बन में भी एक है। वेरी गुड। अब मुझे तो ऑक्सीजन में कितने, एक। 16। नहीं 16। ऑक्सीजन में कितने, तीन। एटम की बात हो रही 16 है, मास की बात नहीं हो या रही है। तीन नहीं तीन। नहीं मास नहीं, कितना है तुम्हारे, तीन हो गए। तो इसका मतलब है कि भैया अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो सबसे पहले आपके पास तो कैल्शियम होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। कार्बन का एक एटम होना चाहिए, कैल्शियम का एक एटम होना चाहिए और आपका ऑक्सीजन का तीन एटम होना चाहिए। तो पहले मेरे को बताओ ये रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या है तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट की कितने एलिमेंट है, और उसके साथ साथ की नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, इतना आ गया, आ गया। आ गया। अब आओ चलो देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट की साइड आते हैं, कि प्रोडक्ट में जो मतलब कि एलिमेंट है कितने एलिमेंट। तो मुझे तो प्रोडक्ट में तुमको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने नजर आ रहे हैं, कैल्शियम एक नजर आ रहा है, तुम्हें क्या लिखोगे भैया, एक कैल्शियम हो गया। एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है तो एक ऑक्सीजन हो गया। फिर उसके बाद एक कार्बन नजर आ रहा है, एक कार्बन हो गया। फिर एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है तो भैया तो ऑक्सीजन मैंने तो लिख ही लिया। अब मुझे बताओ कैल्शियम के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एटम कितने हैं, एक। एक हो रखा है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो रखे हैं, तीन। तीन हो रखे हैं। वेरी गुड। और मुझे बताओ कि तुम्हारा कार्बन के कितने हो रखे हैं, एक। एक। एक हो रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भैया देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, इसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोज कर रहे हो, और जो कि आपका टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि भैया जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका कंपाउंड है उसमें जो आपके एलिमेंट है, ना तो वो आपके प्रोडक्ट साइड में बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। ना इसका मतलब क्या है, ना तो ये क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर मान लो कि भैया आपका रिएक्शन से पहले अगर कैल्शियम एक था तो आपका प्रोडक्ट में भी एक हो रखा है, और अगर मान लो कि कार्बन अगर एक था तो प्रोडक्ट में भी एक हो रखा है, और अगर आपका मान लीजिए कि ऑक्सीजन अगर तीन था तो आपके ऑक्सीजन भी तीन हो रखे हैं। मतलब कि आपका केमिकल रिएक्शन में मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ एटम थे वो बराबर के बराबर ही थे। तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे प्रूव कर रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया एटम जो होता है वो मतलब क्या कहते हैं कि एक एलिमेंट को बिलोंग करता है। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एलिमेंट तुम्हारा कार्बन है, और मैं बोल देता हूँ कि जो कार्बन का जो एलिमेंट जो कार्बन का जो मास था, जैसे मान लो कि कार्बन का एक मैं वो बनाता हूँ, ये तुम्हारा ये हो गया
ये तुम्हारा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने इसका मास बोला कि जो इसका मास था वो तुम्हारा 50 था। चलो ठीक, तुमने 50 बोल दिया। ठीक है, तो मतलब कि कैल्शियम का अगर एक एटम है तो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा? तुम बोल दो कि भैया 50 हो गया। ठीक, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं कार्बन को बोल देता हूँ, ठीक, इसी तरीके से तुम्हारे कार्बन का एक तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारा मतलब कि क्या कहते हैं कि कार्बन का एक तुम्हारा एटम हो गया, और कार्बन के एटम का मैं मास बोल देता हूँ 100 बोल देता हूँ। तो कार्बन का मास तुम्हारा कितना हो गया बताओ मुझे? कार्बन का यहाँ मास कितना हो जाएगा? 100। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 हो जाएगा। अब मान लो कि मैं एक ऑक्सीजन का तुम्हारा एटम ले लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि भैया जो ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो आपका एकदम डिफरेंट होता है आपके कैल्शियम से, कार्बन से, और आपका मतलब क्या कहते हैं कि इसका जो अगर मैं एटॉमिक मास लूँ तो अगर मैं इसको 200 ले सकता हूँ। तो अगर मान लो कि मैंने इसका 200 लिया है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ? 600। और अगर मैं इसको टोटल करूँ तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा जो है 750 आ जाएगा। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बताओ मुझे, इतना आ गया? इतना आ गया? हेलो, हाँ भैया। आ गया? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ कैल्शियम का जो एटॉमिक मास 50 ले रखा है, तो क्या तुम्हारा कैल्शियम का एटॉमिक मास तुम्हारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला ना, क्योंकि तुम्हारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में तो यही बोला गया है कि भाई एलिमेंट चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी हो, चाहे मेरे पास हो चाहे तुम्हारे पास हो, उसका जो मास होता है वो सेम होता है। वो डिफरेंट उससे होता है जो अलग एलिमेंट होता है। मतलब कि कैल्शियम का एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो तुम्हारे ऑक्सीजन के एलिमेंट के मास से डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ जो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होगा वो कैल्शियम के एटॉमिक मास के जस्ट सेम होने वाला है। इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ एटॉमिक मास 50 ले रखा है तो यहाँ भी 50 लूंगा, तो अगर मैं यहाँ भी 50 लूंगा तो यहाँ भी 50 हो जाएगा टोटल। और अगर ऑक्सीजन का मास मैंने अगर यहाँ भी 100 लिख रखा है तो यहाँ भी मेरा वो 100 हो जाएगा। और अगर मान लो कि मैंने ऑक्सीजन का मास अगर मैंने यहाँ मतलब 200 ले रखा है तो यहाँ भी तुम्हारा 600 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ मतलब क्या कहते हैं 100 ले रखा है तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। और उसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ भी 350 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर भैया आपके नंबर ऑफ एटम ही नहीं बदल रहा है, एटम ही सेम हो रखे हैं, तो उनके मास भी उतना ही रहेगा। तो यही तो तुम्हारा प्रूविंग कर रहा है वो तुम्हारे लेवेसियर की कि हाँ देखो, तुम्हारे किसी भी केमिकल रिएक्शन में तुम्हारे एटम ना ही क्रिएट होते ना ही डिस्ट्रॉय होते। और जब तुम्हारे एटम जब क्रिएट ही नहीं हो रहे तो तुम्हारे नंबर ऑफ मतलब क्या कहते हैं कि उसका एटॉमिक मास भी नहीं बढ़ रहा है। तो जब तुम्हारा एटॉमिक मास नहीं बढ़ेगा तो चाहे तुम्हारा रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों जगह तुम्हारे मास इक्वल ही रहने वाले हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तुम्हारा एक एक्सप्लेनेशन था। इतना आ गया? आ गया। आ गया ना? यही है, आओ इसको देखो ना, यही चीज है कि देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या है कि एटम ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना? तो इसका मतलब क्या है लेकिन हाँ हमें ये मालूम है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आपके एटम्स होते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए भैया तो जो आपका प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट में जो आपका मास होगा वो सेम होना चाहिए। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। आओ चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि तुमने एक रिएक्शन लिखी कैल्शियम कार्बोनेट और आपने मतलब इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना। तो आपने देखा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो तुम्हारा एक कैल्शियम एटम से मिल रखा है, एक कार्बन एटम से मिल रखा है, एक 3 ऑक्सीजन एटम से मिल रखा है। वेरी गुड। तो अगर आप प्रोडक्ट में जाके देखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड हो रखा है और एक बन रखा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो रखा है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें भी आपको एक ही कैल्शियम का एटम दिखेगा, एक ही कार्बन का एटम दिखेगा, 3 ही ऑक्सीजन का एटम दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये तो आपके मतलब जो नंबर ऑफ एटम थे, चाहे वो आपका मतलब क्या कहते हैं प्रोडक्ट में Ca हो CO2 हो, चाहे आपका रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो, वो दोनों जगह आपके मतलब नंबर ऑफ एटम सेम हो रखे हैं। तो जब आपके नंबर ऑफ एटम सेम हो रखे हैं तो एटम का मास भी सेम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो आपका प्रोडक्ट का मास है, जो आपका रिएक्टेंट का मास है, वो आपका इस रिएक्शन में सेम होता है ना? आपको कोई भी मास में चेंज दिखाई नहीं देगा। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप उसको तोड़ोगे तो जो मास होने वाला है वो आपका सेम ही होने वाला है। जैसे ये तो अगर आप जैसे इसको देख रहे हो तो इसका जो मास है और फिर जो उसके बाद फिर आप जो केमिकल रिएक्शन कराओगे उसका जो मास आ रहा है, दोनों का मास सेम ही आ रहा है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई मास क्यों सेम आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तुमसे तुमसे जैसे कोई पूछे व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो तुम बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज बेसिकली व्हेन यू डू द रिएक्शन, the reactant sides of the mass is equal to the product side of the mass. And when somebody say why it is happen so, then you say the actually the atom cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction, it just change from one form to another form, है ना? यहाँ आपका मतलब क्या कहते हैं कार्बोनेट फॉर्म में वो आपका CO2 फॉर्म में बदल गया,
लेकिन that atom will be the same and the number of atom will be the same because it cannot be created nor be destroyed according to the Dalton atomic theories. So in that way, the law of conservation of mass has reactant and the product both have mass has have equal insides. तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? इतना आ गया? डाउट नहीं है, नहीं है, चलो आ जाओ। आ गया। अब इसका आंसर बताओ। कौन? तुम बताओ, तुम पढ़ो, कोई भी पढ़ दिया अगर। Which core idea from Dalton's atomic theory form the basic for the law of conservation of mass? C. सी, Atoms and neither be created nor be destroyed. वेरी गुड, आ जाओ कुलदीप। In a chemical reaction, how does the total number of atoms in the products compare to the total number of atoms in the reactions? रिएक्टेंट। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन करता हूँ तो जो तुम्हारे एटम्स प्रोडक्ट में पाए जा रहे हैं वो तुम्हारे रिएक्टेंट्स में मतलब क्या कहते हैं, अगर उसको कंपेयर करता हूँ तो क्या ये होगा, ऑप्शन सी। है ना? वो हमेशा सी। सेम ही होने वाले, क्योंकि ना तो एटम क्रिएट किया जा सकते ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकते। अब इसका आंसर बताओ। the law of conservation of mass states that in a chemical reaction the total mass of product is equals to what? Option C. द टोटल Total मास mass ऑफ of reactant. रिएक्टेंट, और पूछे रीजन तो बोल देना बिकॉज एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन द एटम्स इन अ रिएक्टेंट साइड्स आर इक्वल टू द एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड एंड बोथ इफ द एटम्स आर इक्वल देन देयर masses इज आल्सो इक्वल। ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। कुलदीप, आवाज नहीं आ रही। In a decomposition of a calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide, how does the total elements of reactants compare to the total atoms in the product? Yes, C. हाँ, दोनों के एटम्स कितने हो रखे हैं? इक्वल ही हो रखे हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What when calcium carbonate decompose into calcium oxide and carbon dioxide, how does the mass of product compare to the mass of reactant? Option C. हम्म, दोनों जगह तुम्हारे मास क्या होने वाले हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि उन लोग के नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो रखे हैं। चलो अब इसका आंसर बताओ। ये 100 ग्राम। 100 ग्राम, है ना? अगर मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपका 100 ग्राम है तो रिएक्शन होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट में निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करने पे उसका मास कितना निकलेगा? 100 ग्राम ही निकलने वाला है। क्यों भैया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में आपके जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स पाए जा रहे हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ एटम आपके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के पाए जा रहे हैं। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एटम सेम है तो टोटल नंबर ऑफ मास भी सेम हो गया। चलो आप इसका आंसर बताओ। The principle demonstrated by the fact that total number of atoms in the reactant or products remain the same, leading to unchanged mass is known as law of conservation of mass. वेरी गुड, है B. ना? ये हो गया। तो देखो इसी तरीके से उन्होंने दूसरा भी पोस्टुलेट को समझाया कि कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। तो डाल्टन के एटॉमिक की थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है उन सभी का मास है ना? छोटे पार्टिकल से मिल रखा है उन सभी का, मतलब उन सब जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट में जिस भी एलिमेंट की मैं बात कर देता हूँ वो सभी मतलब क्या किस चीज से बन रखे हैं? तुम्हारे एटम से मिल रखे बन रखे और उनके सभी के फिक्स्ड मास हो रखे हैं, मतलब कि सबके फिक्स मास हो रखे, अलग अलग ये सब सारे हो रखे। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ कि जितने भी तुम्हारे डिफरेंट एलिमेंट है उन सभी के जितने भी एटम्स हो रखे हैं जो भी वो कंपाउंड बनाते हैं वो मतलब क्या कहते हैं कि उनके जो नंबर ऑफ कंपाउंड होंगे जो उनके मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट्स होंगे वो एकदम क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। तो मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि उसने ये बोला कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे मिलकर तुम्हारे एटम से मिल रखे हैं और तुम्हारे वो एकदम सेम मास हो रखा है। इसका मतलब है कि मैं जो भी तुम्हारा कंपाउंड बनाता हूँ वो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में जितने भी तुम्हारे एलिमेंट आ रहे होंगे जब उनका मास फिक्स हो रखा है उनके नंबर फिक्स हो रखे हैं तो इसका मतलब है
कि जो उनका मतलब मास भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसी वजह से तुम्हारा जो कंपाउंड होता है वो भी कैसा हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। अब अगर नंबर ऑफ एटम और तुम्हारे काइंड ऑफ एटम फिक्स्ड हो गए और मास ऑफ एटम फिक्स्ड हो गए, तो जो तुम्हारा गिवन कंपाउंड भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे पास वाटर है ना। जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला कि एक वाटर है ना। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके पास जो एटम है वो किसका है, हाइड्रोजन एटम का है। एक तुम्हारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसके पास जो ऑक्सीजन एटम है वो किसके पास है, ऑक्सीजन, उसके पास जो एटम है किस चीज का है, वो तुम्हारा ऑक्सीजन एटम का है ना। तो जब ये तुम्हारे दो हाइड्रोजन और जब तुम्हारा एक ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, तभी तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं केमिकल कंपाउंड जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तब जाके तुम्हारा एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जैसे इसको तुम देखो, तो ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो रहा है ना। कि हाँ जब देखो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और तुम्हारा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मतलब कि इसके एटम मिलाएंगे, एलिमेंट नहीं जाके मिल रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ दो हाइड्रोजन के एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारे दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है वो रखे हैं, और ये जब भी तुम्हारे मिलेंगे तब जाके तुम्हारा एक H2O का मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन ये जो H2O का मॉलिक्यूल ये हर जगह सेम होने वाला है, क्योंकि हर जगह ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और तुम्हारा सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम जगह पाने वाला है। और यही तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे प्राउस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। यही सेम जो चीज है, अगर तुम अमोनिया के लिए लोगे, चाहे चाहे जितने भी अदर कंपाउंड्स के लिए हो, हर जगह जहाँ रेशियो होने वाला है वो कैसा होने वाला, वो एकदम सेम होने वाला है। कि अगर मान लो कि मैं अमोनिया की बात करता हूँ, तो जो मेरे यहाँ अमोनिया जो तुम्हारे यहाँ अमोनिया, तो मेरे यहाँ भी तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन मिलकर ही अमोनिया बनाने वाले हैं। और उनके जो तुम्हारे एटॉमिक मास है वो भी सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास दूसरे हाइड्रोजन के मास के बराबर ही होता है। ये चीज हो गया आराम से, चलो ये चीज समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि जो मेरे घर में जो वाटर पाया जा रहा होगा और जो तुम्हारे घर में जो वाटर पाया जा रहा होगा, उसमें भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल पाया जाएगा, तो मेरे घर में भी वही चीज पाया जाएगा। और अगर मान लो कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक मास है वो सेम हो जगह हर जगह हो रखा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे यहाँ भी तुम्हारा एटॉमिक मास सेम हो रखा होगा। तो यही तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया, हाँ हाँ। आ गया। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। Which statement is a direct consequence of कॉन्सिक्वेंस law? ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रिगार्डिंग द केमिकल कंपोजिशन कंपाउंड। मतलब कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होने की वजह से केमिकल कंपाउंड में क्या मेरे को डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं, इसकी बी वजह बी से जो तुम, ऑप्शन बी। हाँ कि मतलब उसके सेम एलिमेंट के होंगे, सेम कंबाइन करके सेम प्रोपोर्शन पे बनेंगे। वेरी गुड, आ जाओ कुलदीप इसका आंसर बताओ। Yes, C. है ना, कि मतलब जो भी तुम्हारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है उसमें जो तुम्हारा कंपाउंड है वो तुम्हारे बाय प्रोपोर्शन जो मास है वो तुम्हारे हो सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हो, लेकिन जो मेरे घर में पाया जा रहा है, जो तुम्हारे घर में पाया जा रहा है, सेम नंबर सेम काइंड सब कुछ फिक्स्ड होगा ये। अब इसका आंसर बताओ कि The अगर मैं बोल, formation of water molecule H2O what is fixed ratio of atoms combined option C. दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ये। अब इसका आंसर बताओ। Yes, C. सी है ना, कि मतलब नहीं पढ़ा कर, क्वेश्चन पढ़ फिर आंसर दे। The fundamental atomic theory principle supporting the law of constant proportions is that every element consists of atoms each having a fixed mass. फिक्स्ड मास है ना, हर एक तुम्हारे मतलब एटम जो भी तुम्हारे मिल रखे हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, उन सभी का फिक्स्ड मास हो रखा है, ये चीज है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Law of constant proportion applied to all compounds and molecules, ensuring that the masses of their constituent element are in a constant proportion. वेरी गुड, इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो ठीक है भाई, हमने मतलब क्या कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने दो लॉ पढ़े है ना। तुम्हारा एक लॉ हमने पढ़ा मतलब क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया, ठीक, वेरी गुड। फिर उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं कि तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी पढ़ लिया, ठीक, वेरी गुड। और इसी की बेसिस पे मतलब क्या कहते हैं डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी वो भी हमने पढ़ लिया। डाल्टन की थ्योरी में इसने मतलब क्या क्या कहते हैं कैसे इसको इम्प्रूव करने के बताया, कैसे एक एटम के बारे में समझाने की कोशिश की, वो भी हमने समझ लिया। लेकिन जो तुम्हारे डाल्टन की जो थ्योरी है ना वो सही थोड़ी नहीं है,
क्योंकि डाल्टन की अगर तुम थ्योरी देखोगे तो उसने पहली थ्योरी में क्या बोल रखा है कि एटम इज इंडिविजिबल, मतलब कि तुम उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि तुम्हें मालूम है, क्योंकि भैया आपने अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने क्या बताया कि भैया एटम के अंदर आपका पाया जाता है न्यूक्लियस, पाया जाता है, उसके अराउंड शेल्स होती हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। इसका मतलब है कि भैया आपके एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो एटम्स को क्या कर सकते हो, तुम डिवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, प्रोटॉन के बेसिस पे, न्यूट्रॉन के बेसिस पे, मतलब कि ये तीनों मिलकर तुम्हारा एक एटम बनाते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, ये एक ड्रॉबैक हो गया। चलो वेरी गुड। अब अगर देखो तुमने एक दो वर्ड पढ़े होंगे जहां तक, एक तुमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा और एक तुमने मतलब क्या कहते हैं कि आइसोमर्स के बारे में पढ़ा होगा, आइसोबार के बारे में पढ़ा होगा। मर्स तुम मतलब 10th में पढ़ोगे। तो मुझे बताओ इन दोनों के बारे में कभी पढ़ा है स्कूल में, आइसोटोप्स और आइसोमर्स, आइसोबार्स के बारे में? नहीं। अब देखो मैं तुम्हें अभी नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स का मानना ये है कि देखो जितने भी एलिमेंट हो रखे हैं, सभी के फिक्स्ड मासेस हैं। मतलब मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे घर में जो हाइड्रोजन पाया जा रहा है, तुम्हारे घर में जो हाइड्रोजन पाया जा रहा है, वो एकदम उसके जो मासेस हो रखे हैं वो फिक्स्ड हो रखे हैं। अगर मेरे घर में भी एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, तो अगर उसका जो मास आ रहा है एक आ रहा है, और वो जो तुम्हारे घर में जो मास आ रहा है वो तुम्हारे एक आ रहा है ना। तो यही तो अभी तक हम लोग ने यही पढ़ा है ना, ये पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, बताओ मुझे। हाँ। है ना, कि मतलब सेम, अगर मेरे घर में भी हाइड्रोजन है, तुम्हारे घर में भी हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के सेम मास होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार हर केस में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन तीन तरीके से पाए जाते हैं, एक नॉर्मल हाइड्रोजन, एक तुम्हारा ड्यूटेरियम और एक तुम्हारा ट्राइटेनियम। अब उस केस में देखोगे ना तो मासेस अलग हो जाते हैं। एक में हाइड्रोजन का मास एक होगा, एक में हाइड्रोजन का मास दो होगा, और एक हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारे एटॉमिक थ्योरी दी है डाल्टन ने कि भैया हर जगह जो तुम्हारा एलिमेंट होता है उसका जो मास होता है वो सेम होता है, वो सेम नहीं होता है। तो पहली बात तो ये गलत हो गई, और यही चीज तुम्हारा आइसोटोप्स में समझाया गया, जो कि अभी बाद में बहुत अच्छे से और इतने बधेरो एग्जांपल देके समझाऊंगा कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब देखो तुमने अच्छा एक और पढ़ी होगी एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी में उसने ये बोला कि भाई अगर हाइड्रोजन का जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक मास होता है, वो तुम्हारे नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से डिफरेंट होता है, वो तुम्हारे ऑर्गेनिक के मास के डिफरेंट होता है। मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताओ मुझे। पढ़ा है ना कि डिफरेंट एलिमेंट हाँ। के पास जो भी एटॉमिक मास होगा डिफरेंट होगा। लेकिन हर बार ऐसा केस नहीं होता। अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ ऑर्गन की, तो ऑर्गन का जो एटॉमिक मास होता है कुछ कुछ जगह 40 होता है। तुम्हारा अगर कैल्शियम की बात करता हो तो 40 होता है। और अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ तुम्हारा पोटेशियम का, तो ये भी 40 होता है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि हाँ भैया कुछ जगह दो जगह गलत हो गया, आइसोटोप्स की जगह गलत हो गया, तुम्हारा आइसोबार्स की जगह गलत हो गया एटम, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। और ये इंडिविजिबिलिटी की उसमें गलत हो गया, क्योंकि एटम आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। और भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट मेरे घर में पाया जा रहा है, जो एलिमेंट आपके घर में पाया जा रहा हो, वो सेम मास के हो। क्योंकि कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं, मतलब एक आइसोटोप्स वर्ड हमने सुना है जिसमें मतलब क्या कहते हैं सेम एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होगा हमारे घर में, लेकिन मेरी तरफ मास जो होगा वो 1 हो सकता है, वो आपकी तरफ 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हो गया। चलो ठीक है। फिर आइसोबार का मतलब क्या होता है, आइसोबार का मतलब ये होता है कि भैया हो सकता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो, ऑर्गन हो, कैल्शियम हो और तुम्हारा पोटेशियम हो। और हमने पढ़ रखा है कि सबके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम के डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, काफी बार ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके एलिमेंट है, लेकिन उनके जो एटॉमिक मास है वो सेम हो रखे हैं। तो मैं इनको आइसोबार बोल देता हूँ ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया ना। तो ये उसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो अभी इन ड्रॉबैक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ड्रॉबैक्स हो ये हैं क्या, ये चीजें हैं क्या। तो तुम ये जो देख रहे हो ना ये क्या है, ये तुम्हारा एलिमेंट मतलब कि एटम का एक स्ट्रक्चर है। अगर तुम ये जो ध्यान से देखोगे तो ये तुमको रिंग दिख रही है, रिंग समझ पा रहे हो, ये रिंग है, दिख रही है रिंग, तुमको रिंग हाँ। दिख रही है, बताओ। ये रिंग, तो मैं रिंग की जगह इसको शेल भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, शेल। तो अगर कल से अगर मैं तुमको कभी भी बोलता हूँ कि एक एटम्स तुम्हारे एक एटम के अराउंड मतलब क्या कहते हैं शेल्स होती हैं, तो तुम क्या समझोगे, वो रिंग को समझोगे। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया। अब देखो मैं एक और चीज बताता हूँ। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये बीच में तुमको सेंटर में ऐसा कुछ दिख रहा है, सेंटर में ऐसा कुछ, बताओ मुझे। सेंटर में ऐसा,
इसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस। हाँ ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियस होता है। तो इसका मतलब है कि एक एटम के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक तुम्हें बैगनी कलर का दिख रहा होगा, एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा। तो ये जो चीजें है ना, ये तुम्हारा एक है तुम्हारा न्यूट्रॉन है उसमें, और एक है तुम्हारा प्रोटॉन हो रखा है। और इसके अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल में जो घूमते हुए जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हो रखे हैं? ये तुम्हारे हो रखे इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं। तो इसका मतलब है कि भैया अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका ये है आपका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं आपके न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, और इसी न्यूक्लियस के अराउंड में जो आपके शेल के अराउंड जो घूम रहा है उनको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, जो आपका जो मतलब क्या कहते हैं एटम होता है, वो एटम फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये, और अगर आप इस शेल को देखोगे ना, तो जो सबसे पहली वाली शेल होती है उसको बोलते हैं के, दूसरे वाली को एल, फिर तीसरे वाली को एम, फिर ऊपर वाली को एन, फिर उसके ऊपर वाली ओ, फिर उसके ऊपर पी। ये चीज है। तो अभी बस के लिए इतना भी जान लोगे ना कि हाँ, एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस में तुम्हारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, उसके अराउंड होती है तुम्हारी शेल, और उन शेलों में तुम्हारे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि एटम फर्दर डिविजिबल है। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ हाँ गया? भैया। आ गया, चलो वेरी गुड, आ जाओ। तो ये इसका मतलब एक ड्रॉबैक हो गया, ठीक, वेरी गुड, ये हम लोग समझ गए। अब अगर तुम जैसे इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, इसमें डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में क्या बोल रखा है कि भाई, जो एलिमेंट का जो एटम होता है वो एग्जैक्टली सेम मास का होता है हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हर जगह जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा एलिमेंट है उसका मास सेम ही हो, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में डिफरेंट होता है। तो ये जो तुम्हारा डेफिनेशन है ना कि एटम्स का जो तुम्हारा सेम एलिमेंट होता है उनके डिफरेंट डिफरेंट मास होते हैं, ये तुम्हारा एक आइसोटोप्स के बारे में बता रहा है। लेकिन इसको जब तुम और अच्छे से समझ जाओगे तब और अच्छे से जानोगे। अभी जो तीसरा बोल रखा है, तीसरा क्या बोल रखा है कि भैया आपके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या कहते हैं कि आपके एलिमेंट हो रखे हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जैसे मान लो कि मैं ऑर्गन की बात कर देता हूँ तो उसका भी एटॉमिक मास 40 आने वाला है। कैल्शियम की बात करूंगा तो उसका भी एटॉमिक मास 40 आने वाला है। पोटेशियम की बात करूंगा तो उसका भी एटॉमिक मास 40 आने वाला है। तो मतलब कि सबका एटॉमिक मास 40 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, डिफरेंट एलिमेंट, तो मैं उसको आइसो बार बोल देता हूँ। और एटॉमिक मास का मतलब समझते हो क्या होता है? जो तुम सेंटर में जो तुम न्यूक्लियस में देख रहे हो ना, न्यूट्रॉन और तुम्हारा प्रोटॉन, इनका टोटल सम, जो कि दोनों बराबर होते हैं। अगर तुमको कोई भी एक बोलते हैं ना कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि प्रोटॉन की वैल्यू 6, तो तुम तुरंत समझ जाना कि न्यूट्रॉन की वैल्यू भी 6 होगी, और जिसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी हाँ तुम भैया। तुम्हारे कंसेप्ट के हिसाब से तो ये उसके ड्रॉबैक थे। तो अगर ड्रॉबैक की बात की जाएगी तो पहले क्या बोलोगे कि भैया डिविजिबिलिटी को लेकर मतलब क्या कहते हैं, एक ड्रॉबैक था, एक आइसोटोप्स को लेकर एक ड्रॉबैक था उसका, और एक आइसोमर्स को लेकर ड्रॉबैक था। डिविजिबिलिटी वाला तो समझ में आ गया कि हाँ भैया, न्यूक्लियस में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घूमते हैं, उसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूमते हैं, तो ये तो डिविजिबल है, ये हो गया। आइसोटोप्स आइसोमर्स मेरे को इतना समझ में नहीं है, तो मैं बाद में समझ लूंगा, लेकिन अभी मेरे को इतना समझ में आ गया कि हाँ भैया, आपने बताया था कि सेम एलिमेंट है तो सब जगह उसके मास सेम होते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब किसी किसी के एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन मासेस डिफरेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर तुम बोल दो कि भैया हमने ये भी पढ़ा था कि एलिमेंट डिफरेंट है तो उनके मास भी डिफरेंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भैया एलिमेंट हो रखे हैं, जैसे ऑर्गन के, कैल्शियम के, पोटेशियम के, उनके मास सेम हो रखे हैं, तो मैं उनको आइसोबार बोल देता हूँ। तो ये तीन ड्रॉबैक्स थे जो तुम्हारे डॉल्टन को दिखे थे, जो समझ में आए थे। और अगर तुम इतना समझ लोगे तो फिर कल से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एटम्स के बारे में बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एटम क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं, मुझे जहां तक लगता है कि 30-40% तुमको सिलेबस समझ में आ गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। वॉट? शो नहीं हो रहा। तुम हाँ बताओ भैया, कुलदीप। वॉट वाज हाँ वन पढ़ो। ऑफ मेजर ड्रॉबैक ऑफ Dalton's atomic theory as described in the text? हम्म। C. हम्म। क्या बोल रहा है कि एटम थॉट टू बी इनडिविजिबल, नहीं भैया, डिवाइड कर सकते हैं। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। So, modern science has shown that atoms can be further divided into three smaller particles: electrons, protons, neutrons. गुड, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What was Dalton's original belief about the mass of all atoms belonging to the same element?
मतलब डॉल्टन ऑप्शन कैसा बी। समझता था कि हाँ कि मतलब कि जो सेम एलिमेंट है उनका सेम मास हो रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कहाँ नहीं होता? जब हम लोग आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना? तो आइसोटोप्स में एग्जांपल दे सकते हो, हाइड्रोजन का दे सकते हो, है ना? ये हो गया। अब इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। चलो अब इसको पढ़ो। Modern knowledge contradicts Dalton theory. कॉन्ट्रडिक्ट्स वैसे मतलब कि मॉडर्न नॉलेज जो है वो तुम्हारे डॉल्टन की थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, मतलब गलत ठहराती है, ये शो करके कि जो आइसोटोप तुम्हारे सेम एलिमेंट है उनके जो नंबर ऑफ एटम है उनके डिफरेंट डिफरेंट मास हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वेरिएशन को आइसोटोप हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप वेरी गुड, आइसोटोप्स। ये हो गया। अब इसका आंसर बता दूं। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ व्हाट कि तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे ऑर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और उनके सेम मास नंबर है, तो वो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी हम्म, आइसोमर नहीं वे, आइसोबार। आइसोबार। ठीक है, आइसोमर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, वो बाद में पता चलेगा। मतलब कि डी तो बोला भैया। हाँ डी है ना, आइसोबार। ये हो गया। तो यहाँ जो 40 40 40 लिख रखा है ये तुम्हारा वो हो रखा है। इसका मतलब है कि इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से है कि मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कि वो सेम एटॉमिक मास दे रहे हैं, लेकिन ये अ, हर बार केस में ऐसा सेम नहीं होता। बस कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक की थ्योरी थोड़ी सी गलत प्रूफ हुई है। तो आज का कंटेंट बस केवल इतना ही था। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय प्राउस्ट। ठीक है, ये आराम से 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू मैटर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, 3 मार्क्स का आराम से हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा। हाँ, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी बाय डाल्टन। ये आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। तो मुझे बताओ, ये 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? इसमें से पहले क्वेश्चन में तुमको मतलब ये बताना है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम लॉ ऑफ कांस्टेंट पोजीशन से क्या समझते हो, जो तुम्हारे प्राउस ने दिया है ना। तो तुमको ये बताना है, तुम एस2 का एग्जांपल दे देना, किसी का भी दे देना। ये हो गया। अब जो तुम्हारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि मुझे बताओ कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, और इसको इस हिसाब से समझाना है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो रखे डिफरेंट डिफरेंट मैटर के अकॉर्डिंगली। वो चीज़ हो गया। आ जाओ, है ना। तो तुम बताओगे कि मेटल कैन नॉट बी सेम मास होता है, ये सब होता है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम्हारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली सही है, उसको प्रूव करो। फिर चौथा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ क्या क्या ड्रॉबैक्स है तुम्हारे एटॉमिक थ्योरी जो तुम्हारे डाल्टन ने दी है। ये तो मुझे तो ये तुम्हारे क्वेश्चन सब समझ में आ गए कि नहीं आ गए?